महाराष्ट्र की राजनीति एक बदलाव की दिशा में जरूर बढ़ चुकी है। हरियाणा में भी बदलाव बहुत तेजी से, क्योंकि ना खाप का जिक्र, ना पंचायत का जिक्र, ना ही किसी तरीके से उन समीकरणों का जिक्र जो कि जाट बहुल क्षेत्रों को लेकर या जाट वोट बैंक के जरिए होता था। नरेंद्र मोदी विकास का नारा लेते हुए कांग्रेस के आदर्श राज्य पर चोट करते हैं और बीजेपी 50 सीटों पर इस वक्त आगे चल रही है, बहुमत से बहुत आगे। दूसरी तरफ महाराष्ट्र में याद कीजिए तो इससे पहले 100 सीट किस राजनीतिक दल के पास आई थी, ये हर के जहन में सवाल होना चाहिए। दरअसल ये वो दौर था जिस वक्त कांग्रेस टूटी नहीं थी, वो दौर था जिस वक्त शरद पवार कांग्रेस के साथ खड़े थे। उसके बाद से ऐसी स्थिति महाराष्ट्र में कभी आई नहीं, यानी बीते 25 बरस में लगातार परिस्थिति ऐसी रही, कोई एक पार्टी 100 सीट नहीं जीत पाती थी। बीजेपी पहली बार जीती है या जीतने की दिशा में बढ़ रही है। फिलहाल बीजेपी गठबंधन 111 सीट पर आगे चल रहा है। इसका मतलब बहुत साफ है कि महाराष्ट्र की राजनीति अब कहीं ना कहीं प्रभावित होगी दो चीज़ों को लेकर। एक चीज़ दिल्ली की सियासत, जहां पर कांग्रेस राज नहीं बीजेपी की सत्ता है, और दूसरी तरफ महाराष्ट्र से सटा हुआ इलाका गुजरात का आता है, और गुजरातियों और महाराष्ट्रियों के बीच की एक, चाहे वो धंधे की बात हो चाहे सियासत की बात हो, इन दोनों के बीच कहीं ना कहीं शिवसेना इससे पहले मराठी मानुष के नाम पर जो लकीर खींचती रही, उसमें गुजरातियों को साथ खड़ा होना पड़ता था। लेकिन जब से महाराष्ट्र इस बात को समझने लगा, या महाराष्ट्र के गुजराती इस बात को समझने लगे कि गुजरात से निकला हुआ कोई शख्स बीजेपी का अध्यक्ष है, दिल्ली में प्रधानमंत्री है, स्थिति थोड़ी बदली भी। इन नई परिस्थितियों में बीजेपी अब राजनीतिक तौर पर मजबूत हुई है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन पेच फंस गया है किसकी सत्ता होगी, कैसी सत्ता होगी। अब इस बात को लेकर हम जरा आगे बढ़ते हैं। संजय जी, आंकड़े आपके पास है और हम पुरानी स्थितियों में भी चलते हुए चलेंगे। बीजेपी किसी भी हालत में अकेले नहीं लड़ती तो 100 सीट पर नहीं आ पाती। अच्छा, प्रकाश जावड़ेकर जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रकाश जावड़ेकर जी, आप ही के पास से सवाल से हम शुरू कर रहे हैं इस हिस्से में, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि महाराष्ट्र में 100 सीट ऐसे समय में आई जिस समय कांग्रेस एकजुट थी। उसके बाद से लगातार 100 सीट ले जाने की स्थिति में कोई नहीं था। इस बार बीजेपी अपने बूते अकेले लड़ी तो 100 सीट पा गई, लेकिन जिस वक्त कांग्रेस 100 सीट से ज़्यादा लेकर आई थी उस वक्त सरकार बनाने की स्थिति में थी। आज बीजेपी नहीं है, 100 सीट ज़्यादा लाकर भी वो सरकार बनाने की स्थिति में नहीं है। क्या बीजेपी का ये विस्तार आने वाले वक्त के लिए तमाम गठबंधन के दलों के लिए एक चेतावनी है, या आप मान रहे हैं कि अब गठबंधन का दौर खत्म हो गया और जनता ने तय कर लिया एक पार्टी को ही आगे बढ़ाना है? मैं मानता हूं कि महाराष्ट्र की जनता ने और हरियाणा की जनता ने एक बहुत पॉजिटिव सकारात्मक जनादेश दिया है। ये जनादेश सुशासन, प्रामाणिक नेतृत्व और तरक्की के लिए दिया है। भारतीय राजनीति ने करवट बदल ली है और भारतीय राजनीति ने मतदाता अब कैसे बिहेव करेंगे इसका एक नया आयाम सामने लाया है लोकसभा के चुनाव से। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आस्था जताई है। जैसे मोदी जी के नेतृत्व में यहाँ अच्छी सरकार चल रही है, वैसी सरकार वहाँ चले, ये लोगों की उम्मीद है। अब वो चलाएंगे, हम देंगे दोनों जगह। अब मैं ये नहीं समझ पाया कि आपने ये कहाँ से पाया कि सबसे बड़ी पार्टियां हम होंगे और सरकार हम नहीं बनाएंगे तो दूसरा कौन बनाएगा? कमाल हो गई। सरकार हमारी बनेगी, हमारे नेतृत्व में बनेगी, आप देखते रहिए। कौन साथ में आ रहा है? ये तो जो निर्णय पार्लियामेंट्री बोर्ड को करना है वो टीवी के पर्दे पर थोड़ी ना करेंगे। नहीं, आपको तय करना है या आने वाले को तय करना है? नहीं, ये ऐसा है, पहले हम तय करेंगे ना। आपको ये भरोसा है कि आप तय करेंगे और वो पार्टी साथ आ जाएगी? बिल्कुल, हमारी सरकार बनेगी। जनताओं को जो हमने जनता को आश्वासन दिया है सुशासन का, तरक्की का, एक प्रामाणिक सरकार का, वो हम पूरा करेंगे। आपके साथ एनसीपी आ सकती है? नहीं, अब ये क्या, तो कितने भी तरीके से सवाल पूछो तो मेरा जवाब थोड़ा ही ना बदलने वाला है। संजय राउत जी, पॉलिटिकल डिसीजंस, ओके, पॉलिटिकल डिसीजंस आर टेकन, भरत राउत जी, पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म। ओके, नहीं ठीक है, आप कह रहे हैं कि आप जो फैसला करेंगे आपकी सरकार बनेगी, और हम जो आकलन देख पा रहे हैं उसमें गठबंधन में शिवसेना ही आपके नजदीक थी। भरत राउत जी, क्या ये माना जाए कि शिवसेना
अपने टर्न पर आएगी बीजेपी के साथ या बीजेपी अपने टर्न पर लेकर आएगी शिवसेना को? देखिए, मैं तो यहाँ पे पत्रकार के रूप में बैठा हूँ। हम पत्रकार के तौर पर ही पूछ लेते हैं। सोचते या डेफिनेटली अभी बीजेपी को अगर शिवसेना को साथ में लेना है तो देखो कुछ सवाल तो आगे आएंगे और शिवसेना विल डेफिनेटली आस्क फॉर इट्स पाउंड ऑफ फ्लेश। अपनी डिमांडें तो रहेंगी, उसमें 3-4 डिमांडें मैं आपको बताता हूँ क्या हो सकती है मेरे आकलन से। वो है, एक तो शिवसेना स्वतंत्र विदर्भ के खिलाफ है, तो बीजेपी को ये जो अपनी मांग जो है उनकी जो धारणा है कि वो विदर्भ स्टेट अलग करेंगे, वो उनको छोड़ना पड़ेगा, नंबर 1। नंबर 2 जो है, शायद शिवसेना का ये मांग रहेगी कि केंद्र में आज उनके 18 सांसद होने के बावजूद भी सिर्फ एक ही कैबिनेट बर्थ दी है, तो शायद दे वुड आस्क फॉर 3 और 4 कैबिनेट बर्थ इन दिल्ली, नंबर 2। और नंबर 3 है कि अभी आप अगर रेशो देखेंगे तो बीजेपी 113 पे चल रही है, शिवसेना 163 पे चल रही है, तो 2-1 ऐसा रेशो इनका हो रहा है। तो अगर उसी समय अगर वो ऑफर करेंगे मिनिस्ट्री तो शायद शिवसेना नहीं मानेंगी, शिवसेना ये मानेंगी कि हमें थोड़ा उनसे ज़्यादा होना चाहिए। इस तरह की डिमांड शिवसेना की हो सकते हैं। इसके अलावा परहैप्स शिवसेना को ऐसा लगेगा कि जिनको हम चीफ मिनिस्टर के रूप में नहीं देखना चाहते, लाइक वेटो पावर, जैसे अगर नितिन गडकरी का नाम आए तो शायद शिवसेना विल से नो टू दैट। शायद वो उनका ये मांग रहेगी कि पंकजा मुंडे हमें सबसे अच्छी कैंडिडेट लगती है क्योंकि हमारे उनके साथ रिश्ते अच्छे हैं। तो इस तरह की डिमांड आ जाएगी। एकनाथ खड़से उनको नहीं चलेगा क्योंकि एकनाथ खड़से ने इनके खिलाफ बहुत बड़ा मोर्चा किया था। तो इस तरह की डिमांड शिवसेना कर सकती है। इसमें से कितनी डिमांडें माने और कितनी डिमांडें ना माने, इसके ऊपर इनकी जो आगे आने वाली जो अलायंस है ये निर्भर रहेगा। ओके, तो प्रकाश जावड़ेकर जी, क्या ये माना जाए कि बीजेपी की सरकार जब बन रही है और ऐसे में सहयोग देने के लिए जो भी राजनीतिक दल आएगी उसकी मांग आप लोग के लिए महत्वपूर्ण नहीं होगी? किसकी मांग? शिवसेना की तरफ, क्योंकि उद्धव ठाकरे ने कुछ देर पहले जिक्र किया है कि वो अखंड महाराष्ट्र चाहते हैं, विभाजन नहीं चाहते हैं। बीजेपी छोटे राज्यों के पक्ष में है, विदर्भ का मसला आएगा ही, उलझेगा ही। नहीं, ये हमारी दोनों की भूमिका है, ये दोनों की भूमिकाएं पहले से कायम है और ये होते हुए भी 25 साल हमारा अलायंस चला और हमारे 5 साल की सत्ता भी चली, कोई दिक्कत नहीं आई। उसकी मांग जरूर होगी, जैसी जानकारी निकल के आ रही है वो चाहेगी कुछ और ज़्यादा कैबिनेट बर्थ मिल जाए दिल्ली में। अब ऐसा है, ये तो पार्टी कौन सी क्या मांग करेगी और क्या हमारा क्या होगा, ये तो सारा पॉलिटिकल प्रोसेस है। उसको अटकलों पर मैं कैसे रिएक्शन दूं? अच्छा, महाराष्ट्र तो ये कहूंगा, 2 बातें कहूंगा जी, मैं वही बता रहा हूं। 2 बातें आप समझना चाहिए। महाराष्ट्र में पहली दफा कांग्रेस का पूरी तरह से नैया लूट गई। एक बार लूटी थी 95 में, जबकि हमारी दोनों की मिलकर सरकार बनी। अब भी हमारी सरकार बनेगी और ये सरकार जो बन रही है ये कांग्रेस के पहली दफा इतना निर्णायक तरीके से पराजय हो रहा है। 50 के आसपास भी वो पहुंचते कि नहीं पता नहीं है। तो ये जो स्थिति हो गई है ये हमें समझना चाहिए कि महाराष्ट्र की राजनीति सदा के लिए बदली है। वो जात और पैसे के आधार पे नहीं, अब गुणों के आधार पे चल रही है। मैं पुणे शहर से आता हूँ। पुणे कैंटोनमेंट में हमारे दिलीप कामले का जीतना हमारे कैलकुलेशन में सबसे आखिरी सीट थी, वो सबसे पहले हम जीत गए। ये बदले हुए महाराष्ट्र की सबसे इम्पोर्टेंट कहानी है कि इस तरह से महाराष्ट्र चलेगा आगे कि एक गुणों के आधार पे लोग वोट करेंगे। प्रकाश जावड़ेकर जी, मैं राहुल कमल बोल रहा हूं। क्या आप कम से कम ये बात मानेंगे कि जिस तरीके से बीजेपी ने दिखाया, दर्शाया, बताया कि बहुत बड़ी मोदी के पक्ष में हवा चल रही है, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में जीत हुई, जिस तरीके से बिहार में लोकसभा चुनाव में जीत हुई, उसी कदर जीत होगी, ये आंकड़े दर्शा रहे हैं कि इतनी बड़ी हवा नहीं थी, इतनी बड़ी लहर
मोदी के पक्ष में या बीजेपी के पक्ष में नहीं थी। पार्टी सिंगल लार्जेस्ट जरूर बनी है, लेकिन सुनामी नहीं है ये। सर, हरियाणा में 53 सीट जीतना ये अगर निर्णायक विजय नहीं है तो ये पराजय का है। ये मुझे नई डेफिनेशन समझ में आ रही है। और महाराष्ट्र में हम 3 गुना ज्यादा बढ़े हैं और सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरे हैं, तो इसको कोई पराजय कहे तो उसकी आजादी है भाई। नहीं, पराजय हम नहीं कह रहे हैं सर। सवाल ये है कि कितनी बड़ी जीत है। क्या ये सुनामी है, तेज हवा चल रही है, बहुत तेज हवा चल रही है, या थोड़ी सी हवा चल रही है? ये बहुत बड़ी जीत है, ये बहुत बड़ी जीत है। और ये कोई मोदी जी के लिए ये वोट नहीं था, लेकिन लोगों ने मोदी जी के नेतृत्व पर आस्था दोबारा जताई और ये कहा कि मोदी जी के नेतृत्व में जैसे अच्छा सरकार देश में चल रही है, वैसे ही बीजेपी को दोनों जगह देना चाहिए। सर, बहुत बड़ी जीत होती तो आप 144 के पार नहीं निकल जाते। 144 के पीछे रह जाना तो आपके हिसाब से क्या संकेत है? ये बड़ी विजय है और क्या है। महाराष्ट्र में बीजेपी पहली दफा 100 से ऊपर गई है। हमारी सबसे ज्यादा आज तक के इतिहास में 65 थे, लगभग हम दुगुने हो रहे, तो फिर भी आप उसको अगर पराजय। अच्छा जावड़ेकर जी, ये बताइए कि अगला मुख्यमंत्री महाराष्ट्र का कौन होगा? अब तो इतना आसान नहीं है देवेंद्र फडणवीस का बनना। अगला सीएम कौन होगा? नहीं, ये अगला सीएम कौन होगा ये निर्णय तो पार्लियामेंट्री बोर्ड करता है ना। तो पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक आज 6 बजे है, उसके बाद। सर, आपकी भी तो राय है, आप भी तो पुणे से आते हैं, आपको क्या लग रहा है? आपके मन में थोड़ा लड्डू है कि हम भी चले जाएं क्या? मेरे पहली राय ये है कि ये इन चीजों पर मीडिया के साथ नहीं बोलना है। ये पार्लियामेंट्री बोर्ड में जहां अपने को पूछेंगे वहां बोलेंगे। तो इतनी बड़ी उपलब्धि जो बीजेपी को मिली है, इसके नायक कौन है? इसके नायक है महाराष्ट्र की जनता, हरियाणा की जनता। हम हमेशा जनता को उसका श्रेय देते हैं। और जो प्रतीक जनता के बने वो मोदी जी, क्योंकि मोदी जी ने जिस तरह के एक प्रामाणिक नेतृत्व, काम करने वाली सरकार, सुशासन देने वाली सरकार और तरक्की का रास्ता तय करने वाली सरकार ये प्रतिमा बनाई और काम शुरू किया, उस पर ये विश्वास की एक और मोहर लगी है। ओके, तो महाराष्ट्र की जनता ने लोकसभा चुनाव में आप लोगों को तकरीबन 240 विधानसभा सीटों पर जीत दिला दी थी, और इस वक्त अगर आपको और शिवसेना को मिला भी दिया जाए तो भी ये 170-75 से आगे बढ़ता नहीं है। तो खलनायक कौन है इसका? नहीं, खलनायक कहाँ है भाई? ये बात साफ है कि जो लोकसभा के जो हर चुनाव अलग होता है, तो वहाँ 240 असेंबली सेगमेंट में मिला, इसका मतलब यहाँ 240 सीटें मिलेगी ऐसा नहीं होता है। इसका मतलब होता है कि बड़ी विजय मिलेगी। अगर हम दोनों उस समय एक साथ लड़े थे और आपने जैसे अभी कैलकुलेशन किया, तो 175, 180, 280 में कोई कम चीज थोड़ी ना है। 288 में 188 अगर हम दोनों के आते हैं तो आप समझ सकते हैं क्या रुख है हवा का। सर, शिवसेना से जैसी अनबन हुई कैंपेन के दौरान, क्या उसके बाद शिवसेना के साथ काम करना, क्या शिवसेना के साथ सरकार चलाना संभव होगा, या आपको लगता है कि अब रिश्ता वैसा नहीं रहा जैसा कि पहले हुआ करता था? नहीं, ये तो शिवसेना को सोचना है कि ये तो हमारी तरफ से तो झगड़ा था नहीं। हमने तो उसका जो भी टिप्पणी हुई उस पर हमने प्रतिक्रिया भी नहीं दी। इसलिए नहीं दी क्योंकि हमने कहा कि बाला साहब होते तो रिश्ता न टूटता, यही एक कमेंट हमने दी। तो इसलिए हमारी पहले से भूमिका रही। प्रधानमंत्री ने भी कहा कि बाला साहब के लिए मन में आदर है, इसलिए हम कुछ नहीं कहेंगे। चलिए, हमारे साथ हमारे एनसीपी के लिए नेता लड़ाई कांग्रेस के खिलाफ थी और हम कांग्रेस के खिलाफ हम जीते हैं। सरकार बनाने का पेच फंस गया है। सरकार कैसे बनेगी, राहुल के पास चले हम। लेकिन एक सवाल क्लाइड आपसे, एनसीपी की भूमिका कुछ इधर उधर देखने की होगी या वो विपक्ष में बैठेगी? देखिए, हम यहाँ वहाँ नहीं देखने वाले और हम विपक्ष में बैठने के लिए तैयार है। लेकिन मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, हमारी आपसे पहले बात हुई थी, मेरी राहुल से भी पहले बार। ओहो, सिग्नल का हो गया।
पोल है, ये गलत साबित हो गए। और आप देखिए, आप जो दिखा रहे हैं अभी, रुझान दिखा रहे हैं, जो ट्रेंड्स दिखा रहे हैं, वो कितने गलत साबित हो रहे हैं। अभी एक तरफ हमें बता रहे थे कि हमें 25 या 30 सीटें मिलेंगी, और अगर आप देखने जाएंगे तो अभी करंट आपका करेक्शन है जो 45 सीट हमें दिखा रही है। बीजेपी को किसी ने 135 दिए थे, कहीं तो किसी ने। आज तक इंडिया टुडे ग्रुप सिसेरो का पोल दिखा रहा था 117 से 131, 115 है। इतना तो सैफुद्दीन साहब मानेंगे कि माफ है? नहीं, तो पोल गलत नहीं था, मानता हूं मैं। बिल्कुल नहीं, मेरी आपसे बात हुई थी। क्लाइड साहब, आपको तो कहना चाहिए जितना भ्रष्टाचार का आरोप लगाया गया आप लोगों पर, उस मुकाबले आप लोग तो बहुत कांग्रेस से आगे। पार्टी 44 पे आके टिक गई और आपको पोल की पड़ी। यही तो, ये भी तो हकीकत है। सत्ता आपकी छिन गई, आपको बताना चाहता हूं। और आप कह रहे हैं कि पोल गलत हो गया। हमारा पोल नहीं गलत हुआ, लेकिन चलिए आप इसी में खुश रहिए कि बाकी चैनलों के पोल गलत हो गए। इस वक्त कुछ मैं कह सकूं तो आप दीजिए, मुझे कहने दीजिए थोड़ा सा। बोलिए बोलिए। कहें। मैं यही कहना चाहता हूं कि आरोप लगाए गए, आरोप यही लगा रहे थे बीजेपी वाले, लेकिन यहाँ की जनता जो है, महाराष्ट्र की जनता है, उन्होंने हमने दिया है ना वोट। आप देख रहे हैं, जहाँ आप 30 और कहीं 25 दे रहे थे, 45 पर हम आए हैं। आगे भी और ये बढ़ेंगे संख्या। तो जनता जनार्दन जानती है ना कि सच्चाई क्या है। अब राहुल बताने वाले हैं सरकार बनेगी कैसे, आप उस पर आपत्ति कर सकते हैं उसके तुरंत बाद। बताइए भाई, क्या जोड़ अभी ब्रेक में प्रसून जी हमारी चर्चा हुई बीजेपी के एक बहुत अहम जनरल सेक्रेटरी से, और उन्होंने बताया कि इस वक्त बीजेपी एनसीपी और शिवसेना दोनों से चर्चा कर रही है, दोनों से बातचीत हो रही है जानने के लिए कि कम ड्रामा कौन करेगा, आसानी से साथ कौन देगा, किसके साथ मिलकर सरकार बनाई जा सकती है। उनका कहना है कि एनसीपी ने पेशकश की है कि वो सपोर्ट दे सकते हैं अगर बीजेपी को ये सपोर्ट चाहिए। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले तो अमित शाह और बीजेपी को सरकार के खेड़े में ले आते हैं। उसके बाद 113 सीटों पर इस वक्त बीजेपी आगे चल रही है। शिवसेना को अगर हम जोड़ते हैं तो 61 सीटें शिवसेना की है। लोगों को लग रहा था कि शिवसेना निपट जाएगी, शिवसेना खत्म हो जाएगी, ऐसा हुआ नहीं। 62 सीटों पर इस वक्त शिवसेना आगे चल रही है। अगर दोनों मिल जाते हैं तो 175 का आंकड़ा आ जाता है, जो कि सरकार बनाने के लिए पर्याप्त है। एक दूसरा विकल्प चल रहा है, क्योंकि शिवसेना के कुछ नेता हमें बता रहे हैं कि वो चाहते हैं कि 2.5 साल के लिए बीजेपी का मुख्यमंत्री हो, 2.5 साल के लिए शिवसेना का मुख्यमंत्री हो। तो जो जेडीएस और बीजेपी का कर्नाटक का फॉर्मूला था, वो महाराष्ट्र में लागू करना चाहते हैं शिवसेना के नेता। वो कह रहे हैं कि उद्धव भी बनेंगे 2.5 साल के बाद, शुरू में आप बनिए। ये बीजेपी को कतई मंजूर नहीं है। इस वजह से अगर उनको लगता है कि शिवसेना के साथ दाल नहीं गल रही, तो चर्चा चल रही है शरद पवार के साथ। हमारी जानकारी के हिसाब से शरद पवार, अजीत पवार, सुप्रिया सुले की मुलाकात हो चुकी है, और उन्होंने, जो बीजेपी के सोर्सेज बता रहे हैं, बीजेपी को संकेत दिए हैं कि वो समर्थन देने के बारे में सोचने के लिए तैयार हैं। जो मोडेलिटीज़ हैं, जो उस पर चर्चा होनी बाकी है। लेकिन अगर बीजेपी और एनसीपी मिल जाते हैं तो 157 सीटें इनकी हो जाती हैं 288 में से, जो भी सरकार बनाने के लिए काफ़ी हैं। लेकिन जो स्टेट यूनिट है बीजेपी की, जो राज्य नेता है, वो कहते हैं कि हमें एनसीपी के साथ हाथ नहीं मिलाना, और उसकी वजह यह है कि एनसीपी के खिलाफ हमने चुनाव लड़ा। उनका कहना है कि पिछले 15 साल से एनसीपी के खिलाफ जितने भी भ्रष्टाचार के आरोप लगे, उसके चलते लोगों में एनसीपी को लेकर रोष है। इस वजह से वो नहीं चाहते कि बीजेपी और एनसीपी का गठजोड़ हो। हालांकि कुछ केंद्रीय नेता ऐसे हैं जिन्हें लगता है कि इसमें कोई परहेज नहीं, एनसीपी के साथ बिजनेस करना, सरकार चलाना आसान होगा, क्योंकि शिवसेना, उनका मानना है कि काफ़ी मुश्किल देगी, काफ़ी डिमांड्स प्लेस करेगी। इस समीकरण से एक चीज़ और जो बदलती है वो है कि अगला मुख्यमंत्री महाराष्ट्र का कौन हो सकता है। पहले माना जा रहा था कि देवेंद्र फडणवीस, जो कि महाराष्ट्र की बीजेपी इकाई के अध्यक्ष थे, वही मुख्यमंत्री पद के प्रबल दावेदार हैं। लेकिन इस वक्त शिवसेना के सोर्सेज हमें बता रहे हैं कि वो चाहते हैं कि कोई लाइट वेट बने। वो नहीं चाहते कि कोई कद्दावर नेता मुख्यमंत्री की गद्दी पर आके बैठ जाए, क्योंकि उनका उसके साथ बिजनेस करना उतना मुश्किल हो जाएगा। ऐसे में पंकजा मुंडे, जो कि गोपीनाथ मुंडे की बेटी हैं, जो कि पर्ली विधानसभा सीट से जीत चुकी हैं, उनके चांसेस बहुत हद तक बढ़ जाते हैं। और इस पर मैं चर्चा करना चाहूँगा संजय जी से भी कि अगर बीजेपी के पास ये विकल्प रहता है कि हम शिवसेना से साथ लें, वो आइडियोलॉजी के हिसाब से हमारे पार्टनर हैं, लेकिन बहुत ड्रामा करेंगे सरकार चलाने में, अपनी शर्तें रखेंगे, परेशानी क्रिएट करेंगे, तो वो बेहतर होगा बीजेपी के पक्ष के लिए, बीजेपी की सोच से, या फिर एनसीपी से टाइप करें? ये बात निश्चित है। अगर एनसीपी और शिवसेना दोनों की बात करें तो बार्गेनिंग पावर सीटों की तुलना में भी शिवसेना के पास ज़्यादा सीटें हैं, और जिस तरह से उद्धव ने तेवर दिखाए थे और शिवसेना के दूसरे नेताओं ने भी तेवर दिखाए चुनाव के दौरान। नहीं, उद्धव ठाकरे ने अभी कहा है कि कोई मोदी की हवा नहीं है। हवा नहीं है,
तो इसलिए बार्गेनिंग, शिवसेना बहुत कड़ी बार्गेनिंग, बहुत कठोर बार्गेनिंग करने के मूड में है और शायद बीजेपी उतना स्कम्प करने के लिए तैयार नहीं है।